हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स का ये सेकंड लेक्चर है, सेकंड वीडियो है। इसमें आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, फर्स्ट रिवीजन कराऊंगा। मेरा अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो, फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, और आई बटन पे जाके वो देख सकता है। इसमें सिर्फ मैं फास्टली आपको थोड़ा रिकैप कराऊंगा, एक रिवीजन है, ध्यान से सुनना आप चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। देखो रिकवरी ऑफ टैक्स क्या होता है, टैक्स की रिकवरी करना। तो यहाँ पे जो एओ होता है, एओ मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, एक होता है एसएससी, एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। तो एओ जो है अंडर सेक्शन 156 के तहत एक नोटिस देगा एसएससी को। एओ जो है असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 156 के तहत एक नोटिस देगा एसएससी को, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस फॉर डिमांड या नोटिस ऑफ डिमांड। तो इस नोटिस में डिमांड की जाती है एओ द्वारा एसएससी से। किसकी डिमांड की जाती है? कोई टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, कोई फाइन, एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एओ जो है एसएससी को एक नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड यानी डिमांड की जाती है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की। और जो टाइम पीरियड अलॉट होता है एसएससी को नोटिस के अंदर, वो जनरली 30 डेज का होता है। जनरली वो 30 डेज का होता है, लेकिन अगर एओ चाहे तो एसएससी को वो डायरेक्ट कर सकता है, एक निर्देश दे सकता है कि वो 30 डेज से पहले भी पेमेंट कर दे। तो एओ कह सकता है एसएससी को वो 30 डेज से पहले भी, अगर वो चाहे एओ, तो एसएससी को बोल सकता है कि वो पेमेंट कर दे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई फाइन अगर है तो वो नोटिस में मेंशन होगा। अगर एसएससी जो है वो एओ की इस नोटिस से सेटिस्फाई नहीं है, अगर एसएससी जो है एओ के नोटिस से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो अपील कर सकता है, सीआईटी अपील के पास वो अपील करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो नोटिस है अंडर सेक्शन 156 का, ये तब तक वैलिड होगा जब तक कि जहां पे एसएससी ने अपील की हुई है वहां से कोई डिसीजन जब तक ना आ जाए, जब तक कोई डिसीजन ना आ जाए, तब तक ये जो नोटिस है अंडर सेक्शन 156 का वो वैलिड रहेगा। अब एओ जो एसएससी को जो नोटिस देता है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन का, तो इसमें जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट, टीडीएस का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, टीसीएस का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस, टीसीएस का इंटरेस्ट अलग सेक्शन में कवर होते हैं। अच्छा, ये बोलता है सेक्शन 220 सब सेक्शन 1 के तहत एओ नोटिस देगा एसएससी को अंडर सेक्शन 156, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। 30 डेज का पीरियड होता है जनरली, लेकिन एओ चाहे तो 30 दिन से पहले भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फाइन की रिकवरी कर सकता है। अगर एसएससी सेटिस्फाई नहीं तो वो अपील करेगा, लेकिन 56 का जो नोटिस ऑफ डिमांड है तब तक वैलिड रहेगा, तब तक कि कोई जहां पे उसने अपील कर रखी है एसएससी ने, वहां से कोई डिसीजन ना आ जाए। इसमें जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट में टीडीएस इंटरेस्ट या कोई टीसीएस इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस, टीसीएस इंटरेस्ट जो है होता है वो अदर सेक्शन में कवर होता है। फिर आता है सेक्शन 220 सब सेक्शन 2। इसमें जो जब एओ एसएससी को नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156, जब एओ एसएससी को नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड, जब एओ एसएससी को नोटिस देगा अंडर सेक्शन 156, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड, तो एसएससी अगर चाहे तो वो इस टाइम को बढ़वा सकता है। जो 30 दिन का जनरल टाइम होता है वो उसको बढ़वा सकता है, लेकिन उसको अप्लीकेशन देनी पड़ेगी एसएससी को, एओ को अप्लीकेशन देनी पड़ेगी टाइम बढ़वाने के लिए। अगर एसएससी विद इन टाइम लिमिट अगर वो पेमेंट नहीं करता है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की, तो एसएससी के ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट। एसएससी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ नोटिस। उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, अगर कोई अमाउंट ऑफ डिमांड जो अंडर सेक्शन 156 डिमांड की जा रही है, अंडर सेक्शन 156 में जो एओ एसेसिंग ऑफिसर जो एसएससी से डिमांड कर रहा है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई फाइन की, तो वो अमाउंट जो है वो अगर कम हो जाती है, किसके कारण से? कोई अपील के रिजल्ट से, कोई अपील के डिसीजन से। अगर एसएससी जो है वो नोटिस से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपील कर सकता है। तो उस अपील का अगर डिसीजन आ गया, तो उसके डिसीजन आने की वजह से अगर कोई अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी केसेस में इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो हो सकता है कोई रिफंड बन जाए, तो रिफंड अलॉट किया जाएगा एसएससी को। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर अपील के डिसीजन से तो इंटरेस्ट शैल बी पेड, इंटरेस्ट पे किया जाएगा
फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट नोटिस ऑफ डिमांड, यानी फर्स्ट नोटिस कौन सा 156 वाला, टू द डेट ऑन विच अमाउंट इज पेड, जिस डेट पे अमाउंट पे की जाती है उस डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा, उस डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट। वेवर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को छोड़ देना। अगर एसएससी चाहे तो वो एक एप्लीकेशन दे सकता है किसको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को अगर एसएससी चाहे तो वो एप्लीकेशन दे सकता है किसके लिए, इंटरेस्ट माफ करवाने के लिए अंडर सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A के तहत। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं एसएससी की एप्लीकेशन से, उसको लगता है कि जेन्युइन हार्डशिप है, रियल में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस, कोई घटनाएं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी है, एसएससी के कंट्रोल के बाहर है, और एसएससी ने पूरा कोऑपरेट किया है इन द इंक्वायरी रिलेटिंग टू असेसमेंट, यानी असेसमेंट से संबंधित जो भी इंक्वायरी की गई उसमें एसएससी ने पूरा कोऑपरेट किया है, तो ये कुछ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पर जो पीसीसीआईटी या सीआईटी या पीसीआईटी जो है वो इंटरेस्ट वेव कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं वेवर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ सकता है, माफ कर सकता है। और दूसरी बात, जब एसएससी जो है वो एप्लीकेशन देगा तो जो पीसीआईटी है या डबल सीआईटी या सीआईटी जो है वो इस एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए इनको एक ऑर्डर निकालना होगा विद इन 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर नोटिस इनको ऑर्डर निकालना होता है, या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट। वो 12 महीने कैसे स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज मेड, जिस महीने में एप्लीकेशन की गई है उससे अगले 12 महीने के अंदर जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑर्डर निकालना पड़ेगा 12 महीने के अंदर। उसके बाद सेक्शन 221 बोलता है एसएससी इन डिफॉल्ट या पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफॉल्ट। अगर कोई एसएससी जो है वो टैक्स पे नहीं करता है विद इन द टाइम लिमिट, अगर कोई एसएससी जो है वो टैक्स पे नहीं करता है विद इन द टाइम अलाउड, देन शैल बी लाइबल टू पे इन पेनल्टी, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और वो बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। अगर कोई एसएससी जो है वो टैक्स पे नहीं करता है, टाइम लिमिट जो उसको दी गई है, तो वो बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट और उस पर लग जाएगी पेनल्टी, यानी जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स उससे डिमांड की जाएगी वो डायरेक्ट करेगा एओ, यानी एओ बताएगा कि आपको इतनी पेमेंट करनी है टैक्स की। अगर एसएससी पे नहीं करता है तो वो बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट और उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी किसी भी हाल में टैक्स से अधिक नहीं हो सकती, पेनल्टी किसी भी हाल में टैक्स से अधिक नहीं हो सकती। टैक्स के लेवल यानी टैक्स के बराबर तक पेनल्टी हो सकती है, टैक्स से ऊपर तक यानी टैक्स से अधिक पेनल्टी नहीं हो सकती। टाइम टू टाइम एसएससी जो एओ जो है एसएससी को डायरेक्ट करता है, वो दिशा निर्देश देगा। अगर एसएससी जो है कंटिन्यू डिफॉल्ट करता है तो समय समय पर उसको दिशा निर्देश देता रहेगा। दूसरी बात, एसएससी अगर चाहे तो वो एओ को सेटिस्फाई कर देता है कि डिफॉल्ट जो मैंने किया है वो गुड या सफिशिएंट रीजन के कारण हुआ है, उसमें मेरा जो कारण था वो जेन्युइन है, सफिशिएंट रीजन है, तो ऐसे केसेस में एओ जो है वो पेनल्टी को माफ कर सकता है, एओ पेनल्टी माफ कर देगा अगर जेन्युइन रीजन है, गुड सफिशिएंट रीजन है और एसएससी जो है एओ को सेटिस्फाई कर देता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ रिकवरी। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको रिकवरी ऑफ टैक्स। आप ये भी कह सकते हो कि रिकवरी ऑफ टैक्स क्या होता है। देखो रिकवरी ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स रिकवर्ड बाय एओ यानी असेसिंग ऑफिसर फ्रॉम एसएससी, जो टैक्स पेयर से रिकवर करता है थ्रू ए नोटिस अंडर सेक्शन 156, और टैक्स दैट इज रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ टैक्स कैन बी रिकवर्ड इन फॉर्म ऑफ टैक्स आल्सो एंड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड फाइन एंड एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। उसके बाद बात करते हैं मोड्स ऑफ रिकवरी की, रिकवरी कैसे हो सकती है, कौन से मेथड्स होते हैं रिकवरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 222। यहाँ पर जो रिकवरी होगी वो होगी टीआरओ द्वारा, जिसको हम बोलते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर। जो टीआरओ जो होता है वो एसएससी को, टीआरओ जो होता है वो एसएससी को एक सर्टिफिकेट एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर साइन करके देगा। उसमें लिखा होगा कि इतनी आपको पेमेंट करनी है, उसमें लिखा होगा इतनी आपको पेमेंट करनी है। एसएससी जो इन डिफॉल्ट होता है, ऐसे केसेस में जो टीआरओ होता है टैक्स रिकवरी ऑफिसर से होता है, वो एसएससी को एक सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर अपने साइन करके देगा
पेमेंट करने के लिए। और जो अमाउंट रिकवर की जाएगी उससे वो एसएससी की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको सेल करके अमाउंट रिकवर की जाएगी, या टाइम या जरूरत पड़ी तो एसएससी को अरेस्ट भी किया जा सकता है और उसको जेल भी में डाला जा सकता है। उसके बाद जो रिकवरी हो सकती है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन या कोई एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, वो रिकवरी होगी अंडर सेक्शन 226 जिसमें बोला गया अटैचमेंट ऑफ सैलरी। यानी अगर कोई सैलरी उससे संबंधित है, एसएससी अगर कोई जॉब करता है वहां से उसको सैलरी मिलती है, तो ऐसे केसेस में जो एओ होगा, जो असेसिंग ऑफिसर होगा, वो एम्प्लॉयर को डायरेक्टली बोलेगा कि आप सैलरी से अमाउंट डिडक्ट करो और डिपॉजिट कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर एओ चाहेगा तो एसएससी जो जिसने डिफॉल्ट किया है उससे उसको अमाउंट रिकवर करनी है, टैक्स की, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी, तो जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ पे कोई सैलरी उसको मिलती है, तो ऐसे केसेस में एओ जो है एम्प्लॉयर को बोलेगा कि आप उसकी सैलरी से इतना अमाउंट काटो और डायरेक्टली जमा कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। या रिकवरी हो सकती है डेटर से भी। डेटर का मतलब होता है जिसको उधार में माल बेचा जाता है। अगर एसएससी जो है जिसने डिफॉल्ट किया है उसने अगर माल बेच रखा है, गुड्स बेच रखा है क्रेडिट पे, उधार पे, तो जिससे उसको अमाउंट रिकवर होने वाला है उस डेटर से डायरेक्टली ये जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स जो होते हैं, जो एओ होते हैं, ये अमाउंट रिकवर कर लेते हैं, या फ्रो में कोर्ट से भी रिकवर करते हैं। जैसे अगर एसएससी की कोई मनी जो किसी कस्टडी में किसी के पास, तो वहां से अमाउंट रिकवर करने के लिए जो एओ होता है वो कोर्ट के थ्रू कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। उसके बाद रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 227। एओ जो होता है वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन की रिकवरी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी की जा सकती है। अगर एसएससी जो है स्टेट गवर्नमेंट के किसी लोकल एरिया में फॉल करता है तो ऐसे केसेस में जहां पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स रिकवर करती है, कोई म्यूनसिपल टैक्स रिकवर करती है, ऐसे ही उस एरिया से टैक्स रिकवर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया जाता है। रिकवरी ऑफ टैक्स इन परस्यूज ऑफ एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट होता है तो ऐसे केसेस में रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि एसएससी जो है वो अगर डिफॉल्ट किया है उसने और उस एसएससी की कोई फॉरेन कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी है, उस एसएससी की कोई फॉरेन कंट्री में ऐसे प्रॉपर्टी है, तो अंडर सेक्शन 228 के तहत जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है उसके पास एप्लीकेशन जाएगी किसकी, टीआरओ की। ऐसे ऐसे फॉरेन कंट्री में इसकी प्रॉपर्टी है एसएससी डिफॉल्ट एसएससी की, तो ऐसे केसेस में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होगा, जिसको हम बोर्ड बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है गवर्न बॉडी होती है, ये पूरा कंट्रोल करती है डायरेक्ट टैक्स पे। तो जो बोर्ड होगा वो फॉरेन कंट्री को लेटर लिखेगा, एप्लीकेशन लिखेगा। ऐसे केसेस में तो फॉरेन कंट्री एक सर्टिफिकेट इशू करती है बोर्ड को, जिसमें कि अमाउंट के बारे में लिखा होता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन होता है। उसके बाद सेक्शन 229 बोलता है कि जो पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, एनी अदर सम ऑफ मनी है, जो पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, एनी अदर सम ऑफ मनी है, उसकी रिकवरी भी ऐसे ही होगी जैसे कि इनकम टैक्स की रिकवरी होती है। यानी सेम मैनर में जैसे इनकम टैक्स की रिकवरी हो रही है, ऐसे ही पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, कोई अदर सम ऑफ मनी है तो उसकी रिकवरी भी ऐसे ही होगी। उसके बाद सेक्शन 232 रिकवरी बाय सूट। यानी अगर एसएससी जो है उसकी कोई रिकवरी है कोई डेट की, और वो डेट ड्यू टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को दे है किसी अदर लॉ के तहत, तो ऐसे केसेस में जो इनकम टैक्स की रिकवरी भी उसी लॉ के तहत हो सकती है। अंडर द उसके बाद आता है रिफंड ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 237। रिफंड कब अराइज होता है इसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, जब एसएससी जो है ना, एसएससी जो टैक्स पेयर, जब एसएससी एक्सेस अमाउंट पे कर देता है, जब एसएससी जो है एक्सेस अमाउंट पे कर देता है टैक्स की, तो ऐसे केसेस में वो एओ को अगर सेटिस्फाई कर देता है कि मैंने एक्सेस अमाउंट पे कर दी, तो ऐसे केसेस में एसएससी जो है वो एंटाइटल हो जाएगा, उसको अधिकार हो जाएगा रिफंड के लिए जो एक्सेस अमाउंट उसने पे की है। तो इन द फॉलोइंग केसेस द रिफंड अराइज, यानी इन केसेस में रिफंड अराइज हो जाएगा, रिफंड उत्पन्न होगा। सबसे पहला केस क्या है कि एक्सेस टीडीएस पेड इन कंपैरिजन टू द टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अगर एसएससी ने टीडीएस अधिक पे कर दिया इन कंपैरिजन टू रेगुलर असेसमेंट, यानी स्क्रूटिनी असेसमेंट के तहत जो नोटिस के थ्रू होता है, अगर उसने एक्सेस टीडीएस पे किया है तो रिफंड अराइज हो जाएगा। ऐसे उसने अगर एडवांस टैक्स पे कर दिया इन कंपैरिजन टू रेगुलर असेसमेंट, वो भी रिफंड अराइज होगा, उसको रिफंड मिलेगा। या कोई रेक्टिफाई होता है एक मिस्टेक, जो कि जब आईटीआर प्रोसेस होती है, तो जो सीपीसी बैंगलोर में जब आईटीआर जाती है, तो वहां पर जब आईटीआर जैसे प्रोसेस होती है तो छोटी मोटी जो अर्थमेटिकल एरर्स होती है वो खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही कर देता है और एक इंटीमेशन दे देता है सेक्शन 143(1) के तहत
एसएससी को, और वो टाइम भी देता है वो कि उसमें अगर वो एसएससी जो है रिप्लाई करना चाहे तो। उसके बाद कोई ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है किसी अपील का, तो उसमें भी रिफंड अराइज हो सकता है। कोई रिलीफ मिलती है डबल टैक्सेशन रिलीफ की। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो होता है वो दो कंट्री के बीच में होता है कि किसी एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे दो बार टैक्स ना लगे, दोनों कंट्री में टैक्स ना लगे, तो एक कंट्री जो है वो रिलीफ दे देती है, जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। इसके अंदर भी रिफंड अराइज होता है, इसके अंदर भी रिफंड अराइज होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एंटाइटल है, किसको अधिकार है क्लेम के लिए। तो सेक्शन 238 बोलता है एसएससी जो टैक्स पेयर होगा वो अप्लाई करेगा रिफंड के लिए, क्योंकि उसको अधिकार है। उसके बाद अगर एसएससी जो है वो उसकी डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंसी है, कोई इनकैपेसिटी है, उसकी कोई अदर केस है, तो ऐसे केसेस में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सन जो है वो एंटाइटल होगा, उसको अधिकार होगा कि रिफंड के लिए अधिकार होगा उसको। उसके बाद सेक्शन 239 बोलता है प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ए रिफंड। रिफंड को क्लेम करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो बोला कि एक एप्लीकेशन जो है प्रेस्क्राइब फॉर्म में जाएगी, एप्लीकेशन जाएगी प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, लेकिन उसके साथ होना चाहिए रिटर्न और टीडीएस सर्टिफिकेट, उसके साथ होना चाहिए रिटर्न एंड टीडीएस सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन जाएगी प्रेस्क्राइब फॉर्म में, उसके साथ होना चाहिए रिटर्न एंड टीडीएस सर्टिफिकेट, और जो टाइम लिमिट होगी एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो होगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर टू विच क्लेम इज रिलेटेड। यानी अगर असेसमेंट ईयर 19-20 का क्लेम है तो 20-21 यानी 1 साल के अंदर जो है एप्लीकेशन आप फाइल कर दो, एप्लीकेशन लगा दो रिफंड के लिए। इन द फॉलोइंग केसेस द एप्लीकेशन फॉर रिफंड इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी इन केसेस में एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मली आपको रिफंड मिल जाता है, आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, यानी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 40A के तहत पे कर दिया, तो ऐसे केसेस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि आप एप्लीकेशन दो, आपको वैसे ही रिफंड मिल जाता है। रिफंड इन केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, कोई आईटीआर में कोई मिस्टेक होती है आपकी, कोई अर्थमेटिकल कोई एरर होती है, उसको वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही कर देता है आपके बिहाफ पे, तो उसमें कोई रिफंड राइज होता है तो वैसे ही मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वैसे केसेस में। अगर कोई अपील है, उसका डिसीजन आया है तो उससे रिडक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में रिफंड राइज होता है, तो भी आपको स्पेशल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है देने की। अंडर सेक्शन 241A कहता है कि अगर एओ चाहे तो वो अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत जो रिफंड बनता है एसएससी का, अगर एओ चाहे तो उसको विद होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी पीसीआईटी यानी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन रिफंड, जो रिफंड अराइज होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जो रिफंड अराइज होता है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 1.5% फॉर एवरी मंथ, यानी हर महीने 1.5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और पार्ट ऑफ द मंथ यानी एक महीने के ऊपर भी गया तो भी उस पीरियड को भी कंसिडर किया जाता है। यानी रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है 1.5% के हिसाब से, 1.5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा अंडर सेक्शन 244A के तहत। अगर जो रिफंड है, अगर रिफंड जो है वो एडवांस टैक्स टीडीएस या टीसीएस से संबंधित है, अगर रिफंड जो है वो एडवांस टैक्स टीडीएस या टीसीएस से संबंधित है, इफ रिफंड इज ऑफ एनी एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस, अगर रिफंड जो है वो एडवांस टैक्स का है, कोई टीडीएस का है, कोई टीसीएस का है, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी 1 अप्रैल जो होगी असेसमेंट ईयर से टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट की गई है उस डेट तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको, एसएससी को। लेकिन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), लेकिन ध्यान रखना कि रिटर्न ऑफ इनकम जो है उसने टाइम पे फाइल की हो। अंडर सेक्शन 139(1) के तहत जो ड्यू डेट होती है नॉर्मल केस में होती है 31 जुलाई, जिसका ऑडिट नहीं होता, जिसका ऑडिट होता है जैसे फर्म कंपनी पार्टनर, कोई वर्किंग पार्टनर जिसका ऑडिट होता है, उसकी जो ड्यू डेट होती है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की वो होती है 30 सितंबर। अगर किसी की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या कोई ट्रांसफर प्राइजिंग कॉन्सेप्ट लगता है तो वहाँ पे जो ड्यू डेट होती है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की वो होती है 30 नवंबर। अगर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया है, अगर रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट किस डेट से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दी
फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ ROI, जिस डेट पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है उस डेट से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, और टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट किया गया है उस डेट तक इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे। अगर रिफंड अराइज होता है फ्रॉम टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट, यानी जब खुद से एसएससी अपना टैक्स निकाल के पेमेंट कर देता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। तो जब रिफंड अराइज होता है फ्रॉम टैक्स पेड ऑन सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A, तो इंटरेस्ट शैल बी पेड, यानी इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेटर। तो बाद में कौन सी डेट आती है, यानी रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल किया उसने और जो पेमेंट ऑफ टैक्स कब की, दोनों में से बाद में कौन सा आएगा, उस डेट से लेके टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड तक इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट अराइज होता है ऑन द टैक्स पेड अंडर द सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A के तहत। नोट ध्यान रखना है, अगर जो मैंने केस बताए आपको ऊपर वाले, अगर कोई रिफंड अराइज होता है TDS TCS के कारण, अगर कोई रिफंड अराइज होता है TDS TCS या एडवांस टैक्स की वजह से, तो ऐसे केसेस में, या कोई सेल्फ असेसमेंट की वजह से, तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे वो तभी मिलेगा जब आपने कोई एक्सेस पेमेंट करी है। वो एक्सेस पेमेंट जो है वो कम से कम 10% होनी चाहिए टैक्स की। कम से कम आपने 10% या उससे अधिक आपने टैक्स पे किया हो, तभी आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, तभी आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा। अंडर सेक्शन 143(1) के तहत या कोई रेगुलर असेसमेंट के तहत आप कोई टैक्स पे करते हो और वो टैक्स आपने अगर 9% पे किया है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो यानी 10% या उससे अधिक आपने अगर टैक्स पे कर दिया तभी आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा, तभी आपको रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा। अदर केस में अगर जो इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स या पेनल्टी, जिस डेट पे पेमेंट हो रही है टैक्स पेनल्टी उस डेट से टू द डेट ऑन विच रिफंड इज ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट हुआ है उस डेट तक इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर रिफंड अराइज होता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ अपील ऑफ ऑर्डर, यानी कोई अपील कर रखी है एसएससी ने और वहां से कोई रिजल्ट आता है, कोई डिसीजन आता है अंडर सेक्शन 254 जिसको हम बोलते हैं ITAT से डिसीजन आया। ITAT होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आगे मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा अपील एंड रिवीजन तो उसमें बताऊंगा कि जब एसएससी जब सेटिस्फाई नहीं होता है AO के ऑर्डर से तो वो अपील करता है CIT अपील के पास 250 के अंदर। फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो कहाँ जाएगा, ITAT के पास जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो हाई कोर्ट के पास जाएगा 260 में। उससे भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है 262 के तहत। तो अगर कोई रिफंड अराइज होता है किसके कारण, अपील ऑफ ऑर्डर की वजह से, जो 254 का हो, 260 का हो, 262 का या कोई रिवीजन हुआ है अंडर सेक्शन 263 264 के तहत, तो ऐसे केसेस में जो रिफंड जो है वो ग्रांट किया जाएगा 3 महीने के अंदर उसकी पेमेंट हो जाएगी। रिफंड जो है वो 3 महीने के अंदर ग्रांट हो जाएगा, रिफंड जो है 3 महीने के अंदर उसको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो असेसमेंट है वो नॉर्मल हो, ना कि कोई फ्रेश असेसमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई दोबारा से असेसमेंट होना चाहिए। जो पहले का असेसमेंट चल रहा है उस असेसमेंट के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर, कोई अपील ऑफ ऑर्डर है, कोई रिजल्ट आया है तो ही रिफंड ग्रांट होगा। कोई अलग केस जैसे अगर सेक्शन 153(5) की बात करूं जहां पे मैं टाइम अलाउड होता है असेसमेंट का, उस केस में 9 महीने के अंदर जो है रिफंड अराइज हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस डेट पे ऑर्डर आया है उसके 9 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर जो है रिफंड जो है वो ग्रांट हो जाएगा, दे दिया जाएगा। नोट ध्यान रखना है आपको, इसमें क्या बताया कि इफ रिफंड इज नॉट ग्रांटेड विद इन द टाइम लिमिट, जो ऊपर टाइम दे रखा है 3 महीने 9 महीने, अगर रिफंड एसएससी को नहीं ग्रांट होता है तो ऐसे केस में उसको एडिशनल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 3% पर एनम के हिसाब से, और वो पे किया जाएगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ अबाउ, यानी अफोरसेड पीरियड, जो ऊपर जो पीरियड दिया है उसके एक्सपायर होने के बाद टिल द एंड ऑफ द टिल द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, उस डेट तक इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर वेयर द रिफंड इज ड्यू टू डिडक्टर ऑफ TDS, अगर कोई रिफंड जो है वो जो टैक्स काट रहा है, जो TDS काटता है उसको हम बोलते हैं डिडक्टर, उसको अगर कोई रिफंड ड्यू होता है तो ऐसे केसेस में वो एंटाइटल है, उसको अधिकार है कि वो रिसीव कर सकता है इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच क्लेम फॉर रिफंड इज अप्लाइड, जिस डेट पे वो क्लेम रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई करता है प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर, टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट होता है उस अंडर सेक्शन 250 254 260 262 जो मैंने बता दिया आपको, उसको इंटरेस्ट मिलेगा।
कब तक मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड, जिस डेट पे टैक्स पे किया है, टू द डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड, जिस डेट पे रिफंड ग्रांट हुआ है उस डेट तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई डिसीजन आता है किसी अपील का अंडर सेक्शन 250, 254, 260, 262 के तहत कोई अगर अपील ऑफ ऑर्डर का कोई डिसीजन आता है तो ऐसे केसेस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और एक सेक्शन है आपका 245, जिसके अंदर बोला गया कि अगर एसएससी या कोई पहले का कोई टैक्स पेंडिंग है तो वो टैक्स जो है पहले रिफंड से सेटअप होगा। वो टैक्स को पहले का पेएबल है वो रिफंड के सेटअप होगा, उसके बाद रिफंड दिया जाएगा, उसके बाद रिफंड दिया जाएगा। और देखो रिफंड जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी एसएससी का कोई बीजीए होता है, बीजीए मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, कोई एविडेंस के थ्रू या कोई इंक्वायरी होती है, कोई इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के थ्रू या कोई उसका री असेसमेंट होता है, तो ऐसे केसेस में उसका रिफंड अगर कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट जो दिया जाएगा अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, जो रिफंड कम ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। कोई पेंडिंग, अगर उसका कोई पेंडिंग कोई टैक्स है तो उस टैक्स को पहले रिफंड से सेटअप होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग जो रिफंड होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ये था रिविजनरी लेक्चर, दोनों लेक्चर आप ध्यान से पढ़ो और आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ ये दोनों ही लेक्चर आप देखो ध्यान से। ओके, थैंक यू बच्चों।